जी हाँ दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आपने जाना था कि टेंस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आज हम आपको इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन किसका सीखेंगे, ट्रांसलेशन हम सीखेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं PRESENT। इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं चिल्ला चिल्ला के जिससे कि आप लोगों को रट जाए। तो प्रेजेंट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है, यहाँ पे पहचान हम लिख देते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता ती ते है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि राम जाता है। ठीक, अब यहां पे देखिए राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम के बारे में ही सारी बातें कही जा रही है, जिसके बारे में सारी बातें कही जाए वही सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब हिंदी में। और दूसरा सेंटेंस और अंत में यहाँ पे है ता ती ते है, अंत में ता है आ गया ना, इसलिए हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम दूसरे एग्जांपल से पढ़ते सीखते हैं। राम किताब पढ़ता है। ठीक, अब यहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अंत में क्या आया है, ता है, ती है, ते है। तो ता आ गया ना, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के बारे में ही सब कुछ कहा जा रहा है, और किताब ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन करने के लिए। तो एक बात और आप समझ लीजिए, बहुत ही बारीकी से समझिए, जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन लिखते हैं तो वहां सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। मगर यही हम ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में करेंगे तो वहां सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बताते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खोजा जाता है, किस तरह से आते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब आएगा, वर्ब में यस या फिर ईएस आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ठीक से देखो, उसके बाद हमारा आएगा ये अदर वर्ड, मतलब जो भी बच्चे कुछ वर्ड रहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, फार्मूला, इसको रूल, स्ट्रक्चर, फार्मूला कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ऊपर जो एग्जांपल लिखाए हैं उसी को करते हैं। राम जाता है, अब राम जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट राम है, क्योंकि राम के बारे में ही सारी बातें कही जा रही है। यहाँ फार्मूले के हिसाब से हम जो फार्मूला लिखते हैं, सबसे पहले राम लिखेंगे, राम लिख दिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है हमारा, गो है, गो मीन्स जाना होता है। अब यस या ईएस लगाएंगे, लास्ट में ओ आया है इसलिए वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पे हम ईएस लगा देंगे, राम गोज हो जाएगा। ठीक, तो राम गोज, राम जाता है, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। अब राम किताब पढ़ता है, जिसको न आए समझ में कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बोल दे, उसको अगले वीडियो में अलग से वीडियो बना के हम समझाएंगे। तो तू सामने देख रहे, तू पीछे देख रहा है, तू देख पीछे। ठीक, राम किताब पढ़ता है। ससुरा तू पकड़ो रहे, हम पढ़ा रहे हैं इधर, तुम उधर देख रहे हो। चलिए तो छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। राम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि राम के बारे में, राम क्या पढ़ता है, किताब। तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये एक्शन वर्ब है, ये पढ़ता है मतलब एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसको हम इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट इस फार्मूले के अनुसार। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे राम, उसके बाद रीड, READ। अब यस या ES लगाएंगे तो यहाँ सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे यस लगा दिए, राम रीड्स। उसके बाद क्या बचा है, बुक, बुक लगा देंगे। अगर और कुछ सब्जेक्ट वाक्य होता तो उसको अंत में हम लिख देते हो, अदर वर्ड में आ जाता। तो ये हमारा पूरा सब वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसी तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं तो हम एक एग्जांपल से और समझा देते हैं। जैसे वह खेलता है, ठीक, इसका क्या होगा, ही, उसके बाद खेलता है, प्ले मींस खेलना होता है तो प्लेज हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सरल, जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं वो बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे, उनके लिए बहुत ही जरूरी है, एकदम बेसिक्स है, गदारों समझेगा। ओके, देखो बकलोड़ा को बता रहे हैं तो पीछे देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको, राम प्लेज हो गया। तो अब दोस्तों हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे बड़ी चीज कि निगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए उसमें वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द छुपा होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि ये निगेटिव है। जैसे राम नहीं खेलता है, ठीक, तो यहां पे लास्ट में ताए तीहते है, ये है, तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, मगर आगे इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो नहीं से आपको क्या समझ में आता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SETENCE, निगेटिव सेंटेंस। उसके पहले वाला जो था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, यहां सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी फर्स्ट क्रिया की पहली अवस्था। अब इसमें यस या ES नहीं लगेगा, बी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, जो बचा पूछा पूरा का काम है हम इसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, ठीक। अब ये समझ में आ गया कि लास्ट में ता है, ती है, आया है, ता है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें नहीं शब्द आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो आगे देख, तुमको कई बार कह रहा हूं, तुमको समझना नहीं है क्या, तो कल से मत आया करो। राम नहीं खेलता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम हो जाएगा। डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे क्या, डज। उसके बाद क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा। डज के बाद फार्मूले में क्या है, नॉट लिखा है, तो हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, राम डज नॉट प्ले, ठीक, ये हमारा हो गया। अब जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक। अब इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, इसमें क्रिकेट आगे बढ़ गया, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल से सेम फार्मूला लगाएंगे हम और उसी हिसाब से इसको करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूले में है राम, उसके बाद नहीं खेलता है तो डज नॉट लिखेंगे, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, राम डज नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, डज नॉट प्ले। उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इंग्लिश में अनुवाद का ट्रांसलेशन करते समय ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा CRICKET, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आ गया क्या, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ तक समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अटेंडेंस अपनी जरूर लगाइएगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। बकलों को तो कौन समझाए, लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। अरे इधर उधर बात देख लेना बाबू, जिंदगी का सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं, सीता खाना
नहीं खाती है। ठीक, तो ये क्या है, ता है ती है आ गया, यहाँ पे ती है आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, मैं भूल गया, सीता, उसके बाद डू या डज नॉट लिखेंगे, तो सीता सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हम डज लिख देंगे, DOE या डज नॉट, तुरंत डज, डू या डज के बाद तुरंत नॉट, क्रिया की पहली अवस्था ईट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फूड। ठीक, जैसे मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, आई डू के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट प्ले। आई डोंट प्ले इसको कह सकते हैं, मगर आई डू नॉट प्ले होता है। तो ठीक है, आपको आशा करता हूं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट करिए, फिर से मैं आपको नए वीडियो में समझा के बताऊंगा। ये केवल बेसिक लोगों के लिए, जो कुछ नहीं जानते, एकदम गधे हैं उनके लिए। एडवांस लेवल पे अभी इसके बाद से वीडियो बनना शुरू होंगे, पहले आप बेसिक समझिए। ग्रामर ही इंग्लिश की मेन पावर, मेन जड़ है। अगर आपने ग्रामर टेंस को अच्छे से सीख लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। इन बतौरों की तरह मत रहिएगा कि बैठे रहिए कुछ समझ में आए, हाँ सब बौका सब बताते रहे। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या है, समझ में आता है? सबसे बड़ी पहचान है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, और कोई भी वाक्य शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा, क्यों से, क्यों बीच में आएगा, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, ये सब क्वेश्चन सूचक या क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द है, ये आते हैं तो हमारा सेंटेंस जो बनता है वो इंट्रोगेटिव का बनेगा। उसका मेन पहचान है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। ठीक, अब यहां सबसे पहले क्या आ गया, क्या मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो क्या आ गया, इससे समझ में आता है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इसी तरह से यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये भी चिल्ला के बता रहा है कि मैं क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हूं या प्रश्नवाचक वाक्य हूं। तो इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या है जरा देख लीजिए। तो यहां सबसे पहले आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए फार्मूला यही है। सबसे पहले डू डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। तो यहां पे हम इसी का ट्रांसलेशन करेंगे, क्या वह खाना खाता है। ठीक, तो सबसे पहले डू या डज, वह कर्ता के अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। वह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे, डज। उसके तुरंत बाद डू या डज के बाद सब्जेक्ट आता है, तो यहां पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो यहां पे हम ही लिखेंगे, डज ही। उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, खाना खाता है, आ गया, ये तातीते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे पता चलता है। तो यहां पे ईट लगा देंगे, ईट मींस खाना होता है। डज ही ईट फूड, अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क। ये कभी नहीं बुलाइएगा, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन बकलोड़ों की तरह जो बैठे हैं पट लगाए बैठा है, किसी का काला लगाएगा, अरे बहुत जल्दी है तुमको। ठीक, अब जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा डज। ठीक, डू या डज किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। डज ही रीड, READ, यहां यस या यस नहीं लगेगा, क्रिया की पहली अवस्था। डज ही रीड बुक, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा।
तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा। अब ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे किसका, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, यहां से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, वो तो हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव निगेटिव, आइए देखेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या वह उसी सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाएं। क्या वह खाना नहीं खाता है। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क आ गया, शुरू में क्या आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बीच में नहीं है तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय हम इन फार्मूलों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हुआ, खाना नहीं खाता है, तो सबसे पहले क्या को हटा दीजिए, क्या की अंग्रेजी यहाँ पे डू या डज हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखे हुआ है ना, तो यहाँ पे डज लिखते हैं। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ है तो ही लिखते हैं, डज ही के तुरंत बाद यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना, उसके तुरंत बाद वर्ब है तो वर्ब का ईट हो जाएगा, ईट मींस खाना, ही डज ही नॉट ईट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है तो फूड को लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एकदम बेसिक नॉलेज है, एकदम बेसिक ही पकड़ लो, आपको नहीं समझ में आएगा कब से बैठा है। ठीक है ना, अब उसके बाद एक आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कि QW बोलते हैं। तो उसका फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जिनको ना समझ में आए कॉपी पेन उठा के आराम से लिख सकते हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहां पे जैसे वह क्यों खाना खाता है, वह खाना क्यों खाता है, वह खाना क्यों खाता है। ठीक, यहां पे होगा क्वेश्चन। अब आया यहाँ पे वह खाना क्यों खाता है। ठीक, यहाँ बीच में क्यों आ गया, तो यही है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यही है, पूछा जा रहा है किसी से कि वह खाना क्यों खाता है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, QW, इसको इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट खोजेंगे, कहां है हमारा सब्जेक्ट, कहां है सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, हुआ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज लिखेंगे, वाई डज ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज ही ईट फूड, वह खाना क्यों खाता है। ये भी इंट्रोगेटिव ही है, ये क्वेश्चन वर्ड का बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आ जाए, तो इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, अब इसी में हम निगेटिव को करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए निगेटिव सेंटेंस भी आपको हम बता देते हैं। आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। निगेटिव के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद QW प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां नॉट लगा देंगे। बाकी सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यही सेंटेंस है हमारा, वह खाना क्यों खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा
क्वेश्चन वर्ड पहले है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई है, क्यों है तो वाई लिख देंगे, वाई, उसके बाद यहाँ पे डज लिखेंगे, वाई डज, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है तो ही लिखेंगे, वाई डज ही नॉट, उसके बाद ईट या डबल ओडी फूड, व्हाई डज ही नॉट ईट फूड। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। ये क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड से बोलते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश किया हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें आपको बताएंगे, वहां पूरा बताएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, सभी लोग इस वीडियो को देखें और आगे बढ़े। तब तक के लिए बाय बाय।